नमस्ते और इस नई गहन विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज की हमारी जो चर्चा है ना वो हमारे डिजिटल जीवन के सबसे अदृश्य लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हिस्से से जुड़ी है। तो हमारा मिशन आज यही है कि इस दस्तावेज के जरिए साइबर सुरक्षा, क्रिप्टोग्राफी और वेब एप्लीकेशन सुरक्षा के भारी भरकम तकनीकी शब्दों को थोड़ा डिकोड किया जाए। मतलब ये समझा जाए कि डिजिटल दुनिया में हमारा डेटा असल में सुरक्षित रहता कैसे है। मैं शुरुआत में ही ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि ये जानकारी सिर्फ कंप्यूटर साइंस के छात्रों या आईटी वालों के लिए नहीं है। एकदम सही। ये आज के डिजिटल युग में जीने वाले हर इंसान के लिए है। देखिए, सुरक्षा सिर्फ ये जानने तक सीमित नहीं है कि कौन से उपकरण इस्तेमाल हो रहे हैं। असली ताकत ये समझने में है कि वे क्यों और कैसे काम करते हैं। हाँ, जब हम बेसिक समझेंगे तभी तो खतरों का अंदाजा लगेगा। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार इस पूरी सुरक्षा व्यवस्था की जो नींव है, जिस विज्ञान पर यह टिकी है, उसे क्रिप्टोग्राफी कहते हैं। जी। हम सभी जानते हैं कि एक नॉर्मल मैसेज, जिसे हम प्लेन टेक्स्ट कहते हैं, उसे एन्क्रिप्ट करके साइफर टेक्स्ट में बदल दिया जाता है। लेकिन दस्तावेज में एक बात पर बहुत जोर दिया गया है कि असली काम साइफर का होता है। मतलब वो गणितीय एल्गोरिदम जो इस पूरे बदलाव को अंजाम देता है। बिल्कुल। और एक की या कुंजी के बिना ये एल्गोरिदम किसी काम का नहीं है। इसी आधार पर क्रिप्टोग्राफी को दो मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक एन्क्रिप्शन। हाँ, सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन में एक ही चाबी का इस्तेमाल होता है, उसी से ताला खुलता है और उसी से बंद होता है, जैसे कि AES या DES। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, की डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल। हाँ, अगर दोनों पक्षों को एक ही चाबी का इस्तेमाल करना है, तो वो उस चाबी को इंटरनेट जैसे असुरक्षित माध्यम पर एक दूसरे के साथ सुरक्षित तरीके से साझा कैसे करेंगे? और यहीं पर बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इस समस्या को एक बहुत ही गणितीय सुंदरता के साथ सुलझाती है। सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन तेज जरूर होता है, लेकिन चाबी साझा करना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। तो असिमेट्रिक में क्या अलग होता है? असिमेट्रिक में एक के बजाय दो चाबियों का एक जोड़ा बनाया जाता है, एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की। अच्छा। और इन दोनों के बीच एक ऐसा खास गणितीय संबंध होता है कि जो डेटा पब्लिक की से लॉक किया गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ उसी जोड़े की प्राइवेट की से अनलॉक किया जा सकता है। मतलब कोई भी अपनी पब्लिक की पूरी दुनिया को बांट सकता है? एकदम सही। अगर किसी को सुरक्षित संदेश भेजना है, तो वो उस पब्लिक की से संदेश को एन्क्रिप्ट कर देगा। उसके बाद उस संदेश को रास्ते में कोई नहीं पढ़ सकता। यहाँ तक कि वो इंसान भी नहीं जिसने उसे भेजा है। बिल्कुल नहीं, उसे केवल वही व्यक्ति पढ़ सकता है जिसके पास वो गुप्त प्राइवेट की मौजूद है। ये तो वाकई इंटरनेट सुरक्षा की एक बहुत बड़ी क्रांति है। लेकिन यहाँ एक और चुनौती सामने आती दिख रही है मुझे। वो क्या? अगर किसी को एक पब्लिक की मिलती है इंटरनेट पर, तो ये कैसे साबित होगा कि वो की उसी व्यक्ति या संस्था की है जिसका वो दावा कर रही है? कोई भी तो किसी के नाम से पब्लिक की बना सकता है ना? बहुत सही सवाल है। और स्रोत सामग्री में इसी समस्या के समाधान के रूप में PKI यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर का जिक्र है। हाँ, PKI। इसे हम एक तरह से डिजिटल पासपोर्ट कार्यालय कह सकते हैं ना? हाँ, ये एक बहुत अच्छी तुलना है। ये वो ढांचा है जो डिजिटल दुनिया में पहचान की प्रामाणिकता तय करता है, और इसमें सबसे अहम रोल होता है सर्टिफिकेट अथॉरिटीज यानी CA का। CA मतलब वो संस्थाएं जो सर्टिफिकेट जारी करती हैं। जी। जब कोई वेबसाइट अपनी पहचान साबित करना चाहती है, तो CA उसकी पूरी जांच पड़ताल के बाद एक डिजिटल सर्टिफिकेट जारी करता है। और ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक रसीद नहीं है, ये एक तकनीकी प्रमाण है। बिल्कुल। स्रोत सामग्री बताती है कि इस सर्टिफिकेट में कई अहम चीजें होती हैं, जैसे संस्था का नाम, उसकी पब्लिक की, एक्सपायरी डेट और सबसे जरूरी CA के डिजिटल हस्ताक्षर। और ये डिजिटल सिग्नेचर भी असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी का ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये गारंटी देने के लिए कि रास्ते में उस सर्टिफिकेट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है। इसी PKI ढांचे की वजह से जब हमारा ब्राउजर किसी वेबसाइट से जुड़ता है, तो वो तुरंत चेक कर लेता है कि साइट असली है या नहीं। अब पहचान तो साबित हो गई, लेकिन डेटा को सुरक्षित भेजने का क्या? उसके लिए क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल काम आते हैं। हाँ, स्रोत सामग्री में TLS और IPsec का बहुत गहराई से विश्लेषण है। TLS तो एप्लीकेशन लेयर पर काम करता है, लेकिन नेटवर्क लेयर के लिए IPsec का इस्तेमाल होता है। जी, IPsec। और इसमें दो मोड्स का जिक्र है, ट्रांसपोर्ट मोड और ट्यूनल मोड। अगर इसे एक लिफाफे के उदाहरण से समझें,
तो ट्रांसपोर्ट मोड में केवल लिफाफे के अंदर की चिट्ठी एन्क्रिप्ट होती है। मतलब सिर्फ पेलोड सुरक्षित होता है। हाँ, लेकिन लिफाफे के ऊपर लिखा पता सबको दिखता है, जबकि ट्यूनल मोड में पूरी की पूरी चिट्ठी और उस पुराने लिफाफे को एक नए लिफाफे के अंदर डालकर भेजा जाता है। बिल्कुल। तो यहाँ एक सवाल है, अगर ट्यूनल मोड इतना ज्यादा सुरक्षित है तो हर जगह सिर्फ ट्यूनल मोड ही क्यों नहीं इस्तेमाल करते? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये परफॉर्मेंस और ओवरहेड के बीच बैलेंस का मामला है। ट्यूनल मोड में पूरे आईपी पैकेट को एन्क्रिप्ट करके एक नए पैकेट में एनकैप्सुलेट किया जाता है, जिससे पैकेट का साइज बढ़ जाता होगा। बिल्कुल, साइज भी बढ़ता है और राउटर्स को उसे प्रोसेस करने में ज्यादा टाइम और कंप्यूटिंग पावर भी लगती है। अच्छा, तो ये हर जगह व्यवहारिक नहीं है। हाँ, इसलिए जब दो अलग-अलग नेटवर्क्स जैसे दो ऑफिस की ब्रांच के बीच वीपीएल बनाना हो, तब टनल मोड का उपयोग होता है, ताकि इंटरनेट पर किसी को पता ही ना चले कि असली सोर्स क्या है। और जब एक ही सुरक्षित नेटवर्क के अंदर दो सर्वर बात कर रहे हो, तब ट्रांसपोर्ट मोड काफी होता है, क्योंकि वहां स्पीड ज्यादा जरूरी होती है। समझ गया। ये तो नेटवर्किंग की बात हो गई। अब जरा रोजमर्रा की चीजों पर आते हैं, जैसे ईमेल। स्रोत में ईमेल सुरक्षा के लिए टीएलएस, पीजीपी और एसमाइम का जिक्र है। हाँ, ईमेल सिक्योरिटी बहुत जरूरी टॉपिक है। टीएलएस तो ईमेल को रास्ते में एन्क्रिप्ट कर देता है, लेकिन सर्वर पर पहुंचने के बाद वो सुरक्षित रहेगा या नहीं, ये अलग बात है। इसी वजह से एंड टू एंड इंक्रिप्शन की जरूरत पड़ती है, और पीजीपी इसी सिद्धांत पर काम करता है। पीजीपी यानी प्रिटी गुड प्राइवेसी? जी, इसमें संदेश भेजने वाले के डिवाइस पर ही इनक्रिप्ट हो जाता है और सीधा प्राप्तकर्ता के डिवाइस पर ही डिक्रिप्ट होता है। बीच में ईमेल सर्वर भी उसे पढ़ नहीं सकता। और एसमाइम भी तो यही करता है ना? करता तो वही है, लेकिन उसका आर्किटेक्चर अलग है। पीजीपी एक वेब ऑफ ट्रस्ट मॉडल पर चलता है, जबकि एसमाइम पीकेआई ढांचे और सीए का इस्तेमाल करता है। मतलब कॉर्पोरेट माहौल के लिए एसमाइम ज्यादा सूटेबल है। एकदम सही। अब बात करते हैं फाइल इंक्रिप्शन की। जब डेटा कहीं ट्रैवल नहीं कर रहा, बस हार्ड ड्राइव पर रखा है, तब भी तो सुरक्षा चाहिए, जैसे 7-zip, विंडोज का बिटलॉकर या मैक का फाइल वॉल्ट। हाँ, डेटा एट रेस्ट। स्रोत में एक दिलचस्प तकनीक का नाम है हाइब्रिड एन्क्रिप्शन। क्योंकि असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन बड़ी फाइलों के लिए बहुत धीमा होता है, तो ये लोग सिमेट्रिक और असिमेट्रिक दोनों को मिला देते हैं। बिल्कुल, डेटा को एन्क्रिप्ट करने के लिए तेज सिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का इस्तेमाल होता है, और फिर उस सिमेट्रिक चाबी को सुरक्षित करने के लिए असिमेट्रिक एन्क्रिप्शन का। ये सुविधा और सुरक्षा के बीच एक बहुत बढ़िया संतुलन है। हाँ, एन्क्रिप्शन से एक मजबूत पाइपलाइन तो बन गई, लेकिन अगर उस पाइपलाइन के आखिर में जो एप्लीकेशन है वही अंदर से कमजोर हो, तो पाइपलाइन का क्या फायदा? बिल्कुल। और यहां से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। वेब एप्लीकेशन की कमजोरियां, हैकर्स को एन्क्रिप्शन तोड़ने की जरूरत ही नहीं अगर वो सीधे एप्लीकेशन में ही सेंध लगा लें। एकदम सही। और स्रोत सामग्री में एसक्यूएल इंजेक्शन को सबसे गंभीर खतरों में रखा गया है। हाँ, एसक्यूएल इंजेक्शन। इसमें एक बड़ा सटीक उदाहरण दिया गया, जैसे लॉगिन फील्ड में टाइप करना सिंगल कोट OR और फिर सिंगल कोट 1=1। एक आम इंसान को तो ये कुछ अजीब से कैरेक्टर्स लगेंगे। हाँ, लेकिन डेटाबेस के लिए तो इसके नतीजे बहुत भयंकर होते हैं। ऐसा क्या होता है कि डेटाबेस इस छोटे से इनपुट को देखकर सिस्टम के दरवाजे खोल देता है? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि डेटाबेस इंजन डेटा और कोड के बीच फर्क नहीं कर पाता। जब कोई वेब एप्लीकेशन यूजर से इनपुट लेता है और उसे बिना साफ किए, मतलब बिना सैनिटाइज किए, सीधे डेटाबेस क्वेरी में जोड़ देता है, तो डेटाबेस उसे कमांड समझ लेता है। बिल्कुल। उस 1=1 वाले उदाहरण में हमलावर पहले की क्वेरी को सिंगल कोट से बंद कर देता है और फिर एक लॉजिक जोड़ देता है कि या तो पासवर्ड सही हो और 1=1। और चूंकि एक हमेशा एक के बराबर होता है, तो ये कंडीशन तो हमेशा ट्रू ही होगी। हाँ, और डेटाबेस को लगता है कि लॉगिन को मंजूरी देनी है। ये दिखाता है कि इनपुट वैलिडेशन ना होना कितना भारी पड़ सकता है। बाप रे, एसक्यूएल इंजेक्शन तो सीधे सर्वर पर हमला है। लेकिन एक और खतरा है जो यूजर के ब्राउजर को निशाना बनाता है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग या XSS। जी, XSS। स्रोत सामग्री में इसके 3 प्रकार बताए गए हैं, स्टोर्ड, रिफ्लेक्टेड और डोम बेस्ड। इनके बीच क्या अंतर है? स्टोर्ड XSS में जो दुर्भावनापूर्ण स्क्रिप्ट होती है, उसे हैकर सर्वर के डेटाबेस में परमानेंटली सेव कर देता है, जैसे किसी ब्लॉग के कमेंट सेक्शन में। अच्छा, तो जो भी यूजर वो कमेंट पढ़ेगा, उसका ब्राउजर वो स्क्रिप्ट डाउनलोड करेगा और रन कर देगा। उसे लगेगा ये वेबसाइट का ही कोड है। रिफ्लेक्टेड SSS थोड़ा अलग है।
उसमें स्क्रिप्ट सेव नहीं होती, वो एक यूआरएल या लिंक में छिपी होती है। और जैसे ही कोई उस लिंक पर क्लिक करता है, सर्वर उसे तुरंत ब्राउजर पर रिफ्लेक्ट कर देता है। सही कहा। और जो तीसरा है डोम बेस्ड एक्सएसएस, वो सबसे पेचीदा है। इसमें तो सर्वर की कोई भूमिका ही नहीं होती, कोड सीधे ब्राउजर के डोम में बदलाव करता है। मतलब सर्वर के फायरवॉल को तो पता भी नहीं चलेगा कि हमला हो गया। बिल्कुल नहीं। ब्राउजर से जुड़े हमलों में एक और नाम है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी या CSRF। ये XSS से कैसे अलग है? XSS में ब्राउजर के अंदर स्क्रिप्ट चलाई जाती है, लेकिन CSRF में हमलावर यूजर के एक्टिव सेशन का गलत फायदा उठाता है। इसे सेशन राइडिंग भी कहते हैं। मतलब अगर मेरा बैंक अकाउंट किसी दूसरे कैब में खुला है और आपने गलती से किसी हैकर के लिंक पे क्लिक कर दिया, तो वो लिंक बैकग्राउंड में आपके बैंक को एक रिक्वेस्ट भेज देगा, जैसे पैसे ट्रांसफर करने की। और बैंक को लगेगा कि रिक्वेस्ट मैंने भेजी है, क्योंकि मेरे ब्राउजर की कुकीज तो साथ जा ही रही हैं। एकदम सही। ब्राउजर का डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कुकीज भेजना, और हैकर्स इसी का फायदा उठाते हैं। इसके अलावा स्रोत में सिक्योरिटी मिसकॉन्फ़िगरेशन की भी बात है। ये तो कोई हैकिंग तकनीक नहीं लग रही। नहीं, ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स की ओर से होने वाली गलतियां हैं, जैसे डिफॉल्ट पासवर्ड न बदलना या सर्वर पर फालतू पोर्ट्स खुले छोड़ देना, या फिर एप्लीकेशन क्रैश होने पर लंबे चौड़े एरर मैसेज दिखाना, जिससे हैकर्स को सिस्टम के अंदर की जानकारी मिल जाए। जी, छोटी सी लापरवाही पूरे सिस्टम को डुबा सकती है। इन सब खतरों को सुनकर तो लगता है कि वेब डेवलपमेंट बहुत ही डरावना काम है। डरावना है, लेकिन डेवलपर्स को हर बार जीरो से शुरुआत करने की जरूरत नहीं है। सुरक्षा फ्रेमवर्क मौजूद है। हाँ, स्रोत सामग्री में OWASP टॉप 10 का जिक्र है, जो सबसे बड़े वेब खतरों की लिस्ट है। और स्प्रिंग सिक्योरिटी या डिजेंगो जैसे फ्रेमवर्क्स का भी नाम है। ये फ्रेमवर्क्स सुरक्षा की कई परतों को ऑटोमेट कर देते हैं, जैसे CSRF टोकन खुद बनाना या SQL क्वेरीज को सुरक्षित रखना। और इसी के साथ हम स्रोत सामग्री के सबसे अहम हिस्से पर पहुंचते हैं, सुरक्षित कोडिंग के 10 सिद्धांत। ये 10 सिद्धांत सिर्फ नियम नहीं है, ये एक सुरक्षित सिस्टम बनाने का पूरा फलसफा है। चलिए इन पर एक एक करके बात करते हैं। पहला है अटैक सरफेस एरिया को कम करना। हाँ, अक्सर सॉफ्टवेयर में बिना जरूरत के बहुत सारे फीचर्स डाल दिए जाते हैं। सुरक्षा के लिहाज से हर नया फीचर एक नया दरवाजा है हैकर्स के लिए, तो सिस्टम को जितना हो सके सीमित रखना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ लीस्ट प्रिविलेज। इसका मतलब है कि किसी भी यूजर या प्रोग्राम को सिर्फ उतनी ही एक्सेस दो जितनी उसे अपना काम करने के लिए चाहिए। एक वेब सर्वर को कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के एडमिन अधिकारों के साथ रन नहीं करना चाहिए, ताकि अगर सर्वर हैक भी हो जाए तो हैकर पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल ना कर पाए। तीसरा है डिफेंस इन डेप्थ। इसे एक महल की सुरक्षा की तरह सोचिए। बाहर खाई, फिर ऊंची दीवारें, फिर अंदर के पहरेदार। बिल्कुल। डिजिटल दुनिया में इसका मतलब है सिर्फ एक फायरवॉल के भरोसे मत बैठो। नेटवर्क पर IPS, एप्लीकेशन पर WAF और डेटाबेस में एन्क्रिप्शन, सुरक्षा की कई परतें होनी चाहिए। चौथा सिद्धांत है फेल सिक्योरली। जब भी कोई सिस्टम क्रैश हो तो उसे सुरक्षित अवस्था में बंद होना चाहिए। एरर आने पर सिस्टम के सारे दरवाजे खुले नहीं छूट जाने चाहिए। हाँ, और यूजर का सेशन तुरंत खत्म हो जाना चाहिए। पांचवा सिद्धांत तो हमने SQL इंजेक्शन में ही देख लिया। यूजर इनपुट पर कभी भरोसा ना करें। हर इनपुट की कड़ी जांच होनी चाहिए। कोई भी डेटा सुरक्षित नहीं है जब तक वो वैलिडेट ना हो जाए। छठा है सिक्योर डिफॉल्ट्स। जब कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो तो उसकी शुरुआती सेटिंग सबसे ज्यादा सुरक्षित होनी चाहिए। यूजर को सुरक्षा कम करने का विकल्प मिले, लेकिन डिफॉल्ट रूप से वो फुल सिक्योरिटी पर हो। सातवां सिद्धांत मुझे बहुत पसंद आया। सुरक्षा डिजाइन को सरल रखें। कीप सिक्योरिटी सिंपल। जटिलता सुरक्षा की सबसे बड़ी दुश्मन है। सिस्टम जितना पेचीदा होगा उसमें खामियों के छिपने की जगह उतनी ही ज्यादा होगी। आठवां सिद्धांत है संवेदनशील डेटा को एन्क्रिप्ट करना, और इसमें पासवर्ड हैशिंग भी शामिल है। पासवर्ड को प्लेन टेक्स्ट में कभी सेव नहीं करना चाहिए, बल्कि bcrypt या scrypt जैसे एल्गोरिदम का इस्तेमाल करके उसे हैश करना चाहिए। नौवां सिद्धांत कहता है कि अपने फ्रेमवर्क के इनबिल्ट सुरक्षा फीचर्स का इस्तेमाल करें। स्रोत में एक बहुत अच्छी लाइन है, डोंट रोल योर ओन क्रिप्टो। हाँ, अपना खुद का एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम बनाने की कोशिश करना हमेशा बेवकूफ़ी होती है। जो लाइब्रेरीज पहले से टेस्टेड है उन्हीं का इस्तेमाल बेहतर है। और आखिरी 10वां सिद्धांत, सिस्टम और सॉफ्टवेयर का नियमित अपडेट और पैचिंग। ये पूरी साइबर सुरक्षा की जीवन रेखा है। कमियां हमेशा रहेंगी, जिन्हें जीरो डे कहते हैं।
पुराने और बिना पैच वाले सर्वर्स सबसे आसान शिकार होते हैं। तो इस सब का मतलब क्या है? जब हम शुरू से लेकर आखिर तक देखते हैं, क्रिप्टोग्राफी, PKI, नेटवर्क प्रोटोकॉल, वेब कमजोरियां और सुरक्षित कोडिंग, तो एक बात बहुत साफ हो जाती है। वो क्या? यही कि सुरक्षा कोई एक टूल या बॉक्स नहीं है जिसे खरीद कर लगा लिया। ये एक प्रोसेस है जहां हर परत का एक दूसरे से जुड़ा होना जरूरी है। बिल्कुल, और इसका हमारे रोजमर्रा के जीवन पर सीधा असर है। जब भी कोई इंसान इंटरनेट पर बैंकिंग करता है या कोई फाइल डाउनलोड करता है, तो उसके पीछे गणित, डिजिटल सर्टिफिकेट्स, TLS और सुरक्षित कोडिंग का एक बहुत बड़ा जाल काम कर रहा होता है। यह अदृश्य वास्तुकला ही आज की डिजिटल इकोनॉमी का आधार है। एकदम सही। यह चर्चा वाकई बहुत गहरी थी, लेकिन खत्म करने से पहले एक विचार है जो मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा है। बताइए। आज हमने 10वें सिद्धांत में पैचिंग की बात की। अभी तो इंसान नई कमियां ढूंढते हैं और इंसान ही उन्हें ठीक करने के लिए कोड लिखते हैं जी। लेकिन जिस रफ्तार से AI और मशीन लर्निंग आगे बढ़ रहे हैं, जरा सोचिए, जब AI खुद ही 0 डे कमियां ढूंढने लगेगा, जब मशीनें सेकंडों में नए हमले डिजाइन करेंगी, तो क्या हमारे पारंपरिक पैच जारी करने के तरीके उस रफ्तार का मुकाबला कर पाएंगे? ये तो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या इंसानी कोडिंग कभी मशीनी हमलों की स्पीड से मैच कर पाएगी, या फिर हमें बचाव के लिए भी पूरी तरह से AI पर ही निर्भर होना पड़ेगा? ये एक ऐसा सवाल है जो भविष्य के डिजिटल आर्किटेक्चर को पूरी तरह से बदल सकता है। बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इसी गहरे विचार के साथ हम आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमारे साथ इस तकनीकी सफर पर जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें और तकनीक की परतों को समझते रहें। ये सीरीज आगे भी जारी रहेगी। टेकटपोर को फॉलो करना मत भूलिएगा।